नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ देर पहले भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भाषण हुआ है और सुषमा स्वराज ने इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व की चुनौतियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ को आगाह किया है। और क्या कुछ कहा है सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, आपको हम बताएंगे। आप देख सकते हैं। अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर अपनी ओर से तथा अपने देश की ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक बार फिर पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। सुषमा स्वराज ने कहा है दुनिया में इस समय दो चुनौतियां सबसे बड़ी है, और जिसमें एक जलवायु परिवर्तन और दूसरा आतंकवाद। इसको लेकर विश्व आज जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, इसको लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर बड़ी चुनौतियां हैं, करारा प्रहार किया है और यूएन में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। देखिए आप किस तरीके से सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की यूएन में बोलती बंद की है। और मैंने दूसरी प्रमुख चुनौती कही थी आतंकवाद। 20वीं शताब्दी की समाप्ति के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि 21वीं सदी में शांति और समृद्धि का युग प्रारंभ होगा, किंतु 9/11 की न्यूयॉर्क की घटना और 26/11 की मुंबई की घटना ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज आतंकवाद का राक्षस कहीं धीमी गति से तो कहीं तेज गति से विश्व के हर देश तक जा पहुंचा है। भारत तो कई दशकों से इसका दंश भोग रहा है, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं बल्कि सीमा पार अपने पड़ोसी देश से ही आई है। और वो देश केवल आतंकवाद फैलाने में ही माहिर नहीं है, बल्कि अपने किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना। अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर 2001 की घटना सबसे बड़ी आतंकवादी घटना के रूप में देखी जाती है। इसीलिए उस घटना के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और पूरी दुनिया में उसे खोज रहा था। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बताने वाले देश पाकिस्तान ने ही अपने यहाँ पनाह देकर उसे छिपा के रखा हुआ था। ये तो अमेरिका के खुफिया तंत्र की सफलता है अध्यक्ष जी कि उन्होंने ओसामा को वहाँ खोज निकाला, और ये अमेरिका की सैन्य शक्ति की उपलब्धि है कि उन्होंने उन्हें वहीं मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, सारा सच सामने आ जाने के बाद भी न चेहरे पे झेप न माथे पे शिकन, जैसे कोई गुनाह उन्होंने किया ही ना हो। और यह सिलसिला अभी भी जारी है, लगातार जारी है। 9/11 का मास्टरमाइंड तो मारा गया, किंतु 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी खुला घूम रहा है, रैलियां करता है, चुनाव लड़वाता है, सरेआम भारत को धमकियां देता है। लेकिन एक बात संतोष की है कि दुनिया के देशों ने अब पाकिस्तान का सही चेहरा पहचान लिया है, और इसीलिए FATF ने टेरर फंडिंग के लिए, आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देने के लिए पाकिस्तान को निगरानी सूची में रख दिया है। अध्यक्ष जी, हम पर एक आरोप लगाया जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। ये पूरी तरह असत्य है। हमारा तो मानना है कि दुनिया के जटिल से जटिल मुद्दे केवल बातचीत से ही सुलझाए जा सकते हैं और सुलझाए जाने चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान के साथ अनेक बार वार्ता शुरू की गई है। वार्ताओं के अनेक दौर भी चले हैं, लेकिन हर बार उनकी हरकतों के कारण ही वार्ता रुकी है। भारत में अनेक राजनीतिक दलों की सरकार केंद्र में बनी है। हर सरकार ने ये कोशिश की कि बातचीत के द्वारा हमारे विवाद सुलझ जाएं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही सार्क के सभी नेताओं को आमंत्रित करके सरकार बनने से पहले ही ये शुरुआत कर दी थी। 9 दिसंबर 2016 को स्वयं मैंने इस्लामाबाद जाकर कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग की शुरुआत कर दी थी, किंतु मात्र 3 हफ्ते बाद 2 जनवरी की रात को पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया गया। आप ही बताएं अध्यक्ष जी, उस माहौल में बातचीत आगे कैसे बढ़ सकती थी। अभी भी पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ये इच्छा जताई कि न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अगर मुलाकात हो जाए
तो अच्छा होगा। हमने उनका प्रस्ताव मंजूर किया, लेकिन चंद घंटों बाद ये खबर आई कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के 3 जवानों का पहले अपहरण किया और बाद में उन्हें मारकर फेंक दिया। क्या ये हरकतें बातचीत की नीयत को दर्शाती हैं? और क्या ऐसे वातावरण में मुलाकात हो सकती है? और क्या मुलाकात होनी चाहिए? आए दिन पाकिस्तान हम पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाता है। अध्यक्ष जी, मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन तो आतंकवादी करते हैं, जो निर्दोष लोगों को मारते हैं, बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। लेकिन पाकिस्तान किनकी पैरवी करता है? वो पैरवी करता है मारने वालों की, और जो मारे जाते हैं उन पर चुप्पी साध लेता है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना, गलत तस्वीरें दिखाकर मानवाधिकार के उल्लंघन का निराधार आरोप लगाना पाकिस्तान की आदत बन गई है। ये घटना अध्यक्ष जी इसी सभागार में घटी थी, और पुरानी नहीं, पिछले वर्ष घटी थी, जब पाकिस्तान की प्रतिनिधि ने राइट टू रिप्लाई का उपयोग करते हुए अपने उत्तर में एक दूसरे देश की तस्वीर दिखाकर भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन की तोहमत लगाई थी। अध्यक्ष महोदया, पिछले 5 वर्षों से लगातार इस मंच से भारत कहता आ रहा है कि केवल एक सूची या दूसरी सूची में आतंकवादियों का नाम रख देने से मसला हल नहीं हो जाएगा। जब तक हम आतंकवादियों को किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की गिरफ्त में नहीं लाएंगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। भारत ने 1996 में CCIT का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था। आज तक वो प्रस्ताव अटका हुआ है, और अटकने का केवल एक कारण है कि हम आतंकवादी की परिभाषा पर सर्वसम्मति नहीं बना पा रहे। ये विडंबना है कि हम आतंकवाद से लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन आतंकवादी कौन है इसे परिभाषित भी नहीं कर पाते। उस बुराई से हम कैसे लड़ेंगे अध्यक्ष जी, जिसकी परिभाषा हम तय नहीं कर पाएंगे? इसीलिए विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं, फ्रीडम फाइटर कहे जाते हैं, और उन आतंकवादियों की क्रूरता वीरता कही जाती है। पाकिस्तान की सरकार उनके सम्मान में डाक टिकटें निकालकर उन्हें महिमा मंडित करती है। अध्यक्ष जी, ऐसे कृत्यों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कब तक चुप बैठकर देखते रहेंगे? ऐसी करतूतों की कब तक हम अनदेखी करते रहेंगे? यदि इन हरकतों को कानून बनाकर अभी नहीं रोका गया, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आतंकवाद का ये दानव पूरी दुनिया को निगल जाएगा और इस दावानल में पूरा विश्व जल जाएगा। इसलिए आज मैं आपसे पुनः अपील करती हूँ, इस मंच से आप सबको अपील करती हूँ कि आतंकवाद की परिभाषा पर सर्वसम्मति बनाकर जल्दी से जल्दी हम CCIT को पारित। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने UN में साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान की बातचीत के पक्ष में था, लेकिन पाकिस्तान की नई सरकार इमरान खान के जो नेतृत्व में चल रही है, वो पाकिस्तान अपनी पुरानी सरकारों की तरह आतंकवाद को छोड़ नहीं रही है, और पाकिस्तान अपनी पुरानी रणनीति पर आतंकवाद को पाले हुए है और आतंकवाद के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा है। तो पाकिस्तान पर सुषमा स्वराज ने UN में जोरदार हमला किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र को चेताया है कि अगर UN सिक्योरिटी काउंसिल में अगर सुधार नहीं हुआ तो ये एकदम निष्क्रिय हो जाएगा, और जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई महत्व नहीं रहेगा। अध्यक्ष जी, अब मैं संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता के विषय में कुछ कहना चाहूंगी। मैंने प्रारंभ में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र दुनिया के देशों का सबसे बड़ा मंच है, लेकिन अब मैं एक और वाक्य इसके आगे जोड़ना चाहती हूँ कि धीरे धीरे इस मंच का महत्व, इसका प्रभाव, इसकी गरिमा और इसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इस क्षरण के चलते कहीं हमारा हश्र भी लीग ऑफ नेशंस जैसा ना हो जाए। लीग का पतन इसीलिए हुआ था क्योंकि वो सुधार के लिए तैयार नहीं हुआ। हम कम से कम वो गलती न करें। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता है, और उससे भी पहले सुरक्षा परिषद के सुधार में आवश्यकता है। और ये सुधार दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ऐसे सुधार हों जो दिल और दिमाग में बदलाव लाएं। आज सुरक्षा परिषद दूसरे विश्व युद्ध के 5 विजेताओं तक ही सीमित है। क्या इसे आज के युग के अनुकूल माना जा सकता है?
जब भारत समेत विश्व का अधिकांश हिस्सा उपनिवेशवाद की गिरफ्त में था, उस समय की बनाई गई सुरक्षा परिषद क्या आज के विश्व की चुनौतियों को समझ पा रही है? मुकाबला करना तो दूर, जो चुनौतियां हैं वो उसकी समझ से परे हैं। इसलिए मेरी अपील है कि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, इस सत्र में एक विषय जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और सभी नेता बोल रहे हैं, वो है मल्टीलैटरलिज्म, यानी बहुपक्षीय व्यवस्था। इस व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, उससे बहुत देश चिंतित हैं। मैं भी इस विषय में अपनी ओर से भारत का मत रखना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदया, भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखता है। तो सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र संघ को चेताया है कि आप संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार कीजिए और इसमें सभी देशों के हित के लिए, सभी लोगों के काम के लिए, सबके लिए संयुक्त राष्ट्र का इस्तेमाल हो, ना कि किसी एक दो चार देशों के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का इस्तेमाल हो। परिवार के तर्ज पर चलाया जाना चाहिए। परिवार किन सिद्धांतों पर चलता है? परिवार प्यार से चलता है, व्यापार से नहीं। परिवार मोह से चलता है, लोभ से नहीं। परिवार संवेदना से चलता है, ईर्ष्या से नहीं। परिवार सुलह से चलता है, कलह से नहीं। इसलिए हमें ये कहना है कि संयुक्त राष्ट्र को परिवार के सिद्धांत पर ही चलाना होगा। संयुक्त राष्ट्र मैं, मेरा और मुझको कहकर नहीं चलाया जा सकता। अध्यक्ष जी, ये मंच हम, हमारा और सबको के लिए बना था और उसी सिद्धांत पर चलाया जाएगा तो जीवित बच सकेगा। भारत नहीं चाहता कि इस मंच से कुछ देशों के ही हित साधने के निर्णय लिए जाएं या कुछ देशों का अहित करने की दृष्टि से निर्णय लिए जाएं। हमें सबका सहयोग लेकर सबके विकास के निर्णय लेने होंगे। अध्यक्ष जी, इस वर्ष हम महात्मा गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। गांधी जी का प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जोए मन अभिमान न माने रे। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर महसूस करता है, वही अच्छा इंसान है, और जो दूसरे का निवारण करता है दुख का, लेकिन मन में अभिमान की भावना नहीं लाता, वही अच्छा इंसान है। अध्यक्ष महोदया, इस मंच को हमें वैष्णव जन का मंच बनाना है, जो मंच अविकसित देशों की पीड़ा को समझे और विकसित देशों के माध्यम से उनकी पीड़ा को कम करने का कार्य करे। अभिमान की भावना से नहीं, पीड़ितों के कल्याण की भावना से करे। अहंकार की भावना से नहीं, उपकार की भावना से करे। तभी हम ऐसे सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और पाकिस्तान पर शांति हो, आतंकवाद को लेकर जो पाकिस्तान हिंसा से मुक्त हो, आए दिन भारत में हमले करता है, आतंकवादी भेजता है, उनको लेकर सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के मुंह पर करारा जवाब, करारा तमाचा मारा है। स्वस्तिर् भवतु, सर्वेषां शांतिः भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। इसका अर्थ है सबका शुभ हो, सबको शांति मिले, सबको पूर्णता प्राप्त हो, सबका मंगल हो, सबका ही कल्याण हो। विश्व कल्याण की इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में आप देख सकते हैं किस तरह पाकिस्तान को धोया। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।